हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। कल के सेशन में भी हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड ही एक ज़्यादातर क्वेश्चन को देखे थे और आज भी उसी से रिलेटेड देखेंगे। तो मतलब एक तरह से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट सेकेंड है और बाकी जो जीके की सीरीज़ चल रही है उसमें कौन सा सीरीज़ है 14। इससे पहले ऑलरेडी इसके 13 पार्ट तक बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उस सारे सेशन में डिस्कस किया हूँ। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर उच्चतम न्यायालय अधिशासी मंडल, या फिर लोकसभा के द्वारा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की आधारशिला, ठीक है, भारत की संविधान की आधारशिला में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया है? ठीक है, ये जो समाजवादी शब्द है, क्लियर, समाजवादी शब्द, इसको किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में लाया गया है? 41वां संशोधन अधिनियम, 41वां 41th अमेंडमेंट, क्लियर, या फिर 42, या फिर 43, या फिर 44। तो इस समाजवादी शब्द का जो प्रयोग किया गया और किसके अधिनियम द्वारा किया गया? 42वां संशोधन द्वारा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपलब्ध है? संविधान के अनुच्छेद 352 के बारे में पूछ रहा है कि इस अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है वित्तीय आपातकाल, बी राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, या फिर संविधान में भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन, या फिर सामान्य आपातकाल। तो जो अनुच्छेद 352 है वो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन के बारे में बताता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह कहा, यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का, ठीक है, तिरंगा, मतलब समान अनुपात में जो उसके केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का है उसमें समान अनुपात होना चाहिए, जिसमें बीच में गहरे नीचे रंग का एक चक्र हो। यह बात किसने कहा था? ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह कहा, यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जो इंडियन फ्लैग है उसका समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का तिरंगा हो, ठीक है, जिसमें बीच में गहरे नीचे रंग का एक चक्र हो। ठीक है, जो इंडियन फ्लैग का हमारा शेप देख रहे हैं उसका जो फिगर है, उसका जो शेप एंड साइज है, उसको किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, इन्हीं ने प्रस्तावित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्लियर है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात, जो कि नर्मदा रिवर के बाजू में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, एकता के प्रतीक थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, जो इंडियन संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है, उनमें से कौन सा दिया गया ऑप्शन में से ऐसा है जो कि सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, ये बात सही है कि संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये तो सही बात है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी देखिए, लिखा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी तो गलत है, लेकिन इसमें यही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। वैसे तो ऑलरेडी NDS EDS में पूछा हुआ है, तो फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं अलग अलग एग्जामों में। भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड है तो हम ECI देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ऑप्शन सी देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग। चुनाव से रिलेटेड है तो भारत का निर्वाचन आयोग ही उसमें कुछ भी कर सकता है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यागत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब कि जो भी लिस्ट 11वीं अनुसूची में दी गई पंचायती राज के लिए, उसमें से कौन सा दिया गया, जो भी इसमें से ऑप्शन है, कौन सा उसमें रिलेटेड नहीं है, कौन सा उसमें नहीं दिया गया है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ये दिया गया था। सड़कें हैं, अब पंचायती से बात हो रही तो सड़क तो होना भाई बहुत ही ज़रूरी है। उच्च शिक्षा या फिर पुस्तकालय। तो भारत के संविधान की जो 11वीं सूची थी, उसमें उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का कोई क्लेम नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा राइट आंसर ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों बैठकों की, मतलब संसद दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? क्लियर? संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महालेखा परीक्षक या फिर भारत के महान न्यायवादी। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी बताइए कि मतलब सदन का सदस्य ना होने पर भी कौन ऐसे हैं जो कि दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं? क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का महालेखा परीक्षक या फिर भारत के महान्यायवादी। तो ये जो भारत के महान न्यायवादी हैं, ये उपस्थित हो सकते हैं, दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? विधि आयोग, संथानम समिति,
शाह आयोग या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। क्लियर है। तो लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दी गई थी। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? भारतीय संविधान में इमरजेंसी के लिए भी अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि इमरजेंसी कब किस स्थिति में लगाया जा सकता है? युद्ध मतलब वार, बारहा आक्रमण मतलब कोई एक्सटर्नल आक्रमण हो रहा, या फिर आंतरिक अशांति। दूसरा है युद्ध, बारहा आक्रमण, बारहा मीन्स ये 12 12 नहीं, बारहा मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन सी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और डी है ऑप्शन देश में वित्तीय स्थिरता अस्थिरता। तो इमरजेंसी जो लगाया जाता है वो किस दौरान लगाया जा सकता है? या तो युद्ध हो, या बारहा आक्रमण हो, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। ये अनुच्छेद ध्यान पे रखिएगा, ज़्यादातर पूछते रहता है। इंदिरा गांधी जी के शासन के थ्रू आपात की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? ठीक है, भारत के संविधान की 4th अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड रखती है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, या फिर भारत की संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो 4th सूची की चौथी सूची के अनुसूची के बारे में क्या बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग जो भी ऑप्शन दिए गए हैं किसी न किसी अनुसूची से रिलेटेड रखती हैं, वो सब भी आप लोग देखेंगे आगे। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? कुछ राज्य ऐसे थे जिनको 9वें भाग के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था में लागू नहीं किया गया। क्लियर है, कौन सा है? असम, मिजोरम तथा नागालैंड, या फिर नागालैंड, मेघालय तथा त्रिपुरा, या फिर सी है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, या फिर सिक्किम, त्रिपुरा तथा मेघालय। तो जो नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम है, इनको 9वें भाग के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं किया, यहाँ पे लागू नहीं होता है पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है, बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे ये लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिजोरम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? आइजॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 7th अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। क्लियर है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या फिर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, या फिर दल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडलों के सदस्यों के बारे में। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है, इन तीनों सूची के बारे में बताया गया है किसमें? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है?
नहीं वाला क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ज़्यादातर हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये अनुच्छेद में क्या दिया गया है, वो अनुच्छेद में क्या दिया गया है, इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि क्या चीज़ें नहीं दिया गया है, और एग्ज़ाम में यही पूछता है। तो इसको ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फेडरलिज्म, परिसंघवाद, या फिर संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषता क्या है? ऑप्शन डी नहीं है, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के किस लिए आयोजित की जाती है? देखिए, भारत की संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, साथ में बैठक किस लिए कराई जाती है, किस मुद्दे पे बात करने के लिए कराई जाती है? भारत राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं उनको निर्वाचित करने के लिए, उनके इलेक्शन के लिए, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्शन के लिए निर्वाचित करने के लिए, या फिर संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या फिर उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो संयुक्त सदन पता है कब बैठाई जाती है? जब संयुक्त बैठक पता है कब बैठाई जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा। भारत में जो आपातकालीन की स्थिति आती है जिसे राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, क्या किस स्थिति में? प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है, जो पीएम होते हैं देश के, उनके सलाह से कर सकता है, या फिर मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है, खुद के थिंकिंग पे, अपने खुद के विवेक पर कर सकता है, ठीक है, या फिर तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संशोधित किया गया हो। क्लियर है? तो ऑप्शन डी जो है उसको ध्यान से देखिए, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संशोधित किया गया हो। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः संसद किस सूची में परिगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? ठीक है, सामान्यतः संसद जो पार्लियामेंट है किस सूची में परिगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो कुछ देर पहले हम लोग यही देखे कि संसद जो है दोनों सदनों की बैठक कराती है, तो बैठक कराएगी तो चाहे कोई भी सूची हो उसके बारे में वो एक परिगणित विषय पर चर्चा करेगी, उस पर एक निर्माण स्थापित करना चाहेगी। तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर संघ सूची भी और समवर्ती सूची भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, संसद संघ सूची और समवर्ती सूची की विषयों पर परिगणित निर्माण कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यतः? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन किस चीज़ के लिए सही नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यतः, ठीक है, लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यतः क्या करना चाहिए? देखते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, सरकारी नीतियों के प्रतिबद्ध होना चाहिए, सरकार की उपलब्धियों पर बिना इसकी नीतियों की आलोचना किए
विशेष बल देना चाहिए, सरकारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। देखिए, सरकारी नीतियों की आलोचना तो नहीं करेगा, ये तो बात सही है। ये ऊपर के जो ABC ऑप्शन है इसको देखते हैं ध्यान से। स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ये बात तो सही है। जब स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा तो अच्छा डिसीजन निकाल पाएगा, ठीक है, किसी के फेवर में नहीं जाएगा, तो अच्छा निर्णय एक निकल के आएगा जो कि दोनों के लिए सही होगा, ठीक है। दोनों जो भी पार्टी हैं वो दोनों के लिए निर्णय सही होगा। दूसरा है सरकारी नीतियों के प्रतिबद्ध होना, ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन ऑप्शन सी देखते हैं। सरकार की उपलब्धियों पर बिना इसकी नीतियों की आलोचना किए विशेष बल देना चाहिए। अब बताइए, इसमें लिखा है कि बिना इसकी नीतियों की आलोचना किए। नीति गलत भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकती है, तो गलत को गलत कहने की शक्ति और सही को सही कहने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसमें बोला है कि बिना नीतियों की आलोचना, अगर भाई नीति गलत रहेगी तो गलत कहेंगे ही। तो इसमें हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सूची में विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है। राज्य सूची, ठीक है, जो स्टेट सूची, विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है यदि राष्ट्रपति से ऐसा करने हेतु अधिकृत करने का एक आदेश जारी करें। ठीक है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय इस संबंध में संसद को अधिकार प्रदान करे। ये ऑप्शन बी है। तीसरा है, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों, ठीक है, 2/3, 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह घोषणा की जाए कि राज्य संबंधी विषयों पर विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हित में सम्मिलित है। चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री का एक विशेष आदेश जारी करें। ठीक है, प्रधानमंत्री एक विशेष आदेश जारी करें। तो ऑप्शन सी को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये पूछा है कि राज्य सूची में विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है यदि, ठीक है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह घोषणा की जाएगी राज्य संबंधी विषय पर विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हित में सम्मिलित है। ठीक है, राष्ट्र हित में सम्मिलित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार, ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार किस में दिया गया है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, या फिर दोनों? मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों हैं। और ऑप्शन डी है, ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। तो जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं RTI बोलते हैं ना, जैसे किसी भी विभाग में वैकेंसी निकली है, माना कि पावर ग्रिड में वैकेंसी निकली, क्लियर है, तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं सूचना के तौर पे। RTI के थ्रू हम कुछ पूछ सकते हैं और उधर से कुछ रिप्लाई आएगा। ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। UPSC में कब वैकेंसी आएगी, NDA में कब वैकेंसी आएगी, हम खुद उस विभाग से पूछ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो ये यही पूछ रहा है कि अधिकार किस में दिया गया है? मूल अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो जो भारत में सूचना का अधिकार है वो क्या है? विधिक अधिकार है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था? ठीक है, एडवाइजर के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार थे? V. शिवराम, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर सच्चिदानंदन सिन्हा, या फिर BN राव। क्लियर है? आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इससे रिलेटेड 1-2 सेशन और आएंगे, ठीक है, जिसमें संविधान से रिलेटेड
सब चीज़ क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।